Hello student, today I am going to teach you about history chapter 1 modern India. So in this, first of all we read that why are dates important in history. Dates जो है वो हिस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंट है. Then dates are important in history because they indicate an event's position in relation to other events and help us understand the trends of development within a time frame. Date क्यों important है हिस्ट्री में? क्योंकि ये हमें किसी घटना के पोजीशन को दूसरी घटना के पोजीशन से रिलेट करता है और हमें टाइम फ्रेम के अंदर एक समय के अंदर कि इतने समय में इतने से इतने के बीच में क्या डेवलपमेंट ट्रेंड था, तो उसके बारे में हमें समझने में मदद करता है. इसलिए डेट्स जो है वो हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है. हिस्ट्री में डेट्स इस प्रकार से है जैसे कि हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है, यानी कि बिना स्केलेटल सिस्टम के यानी बिना कंकाल तंत्र के जो हमारी जो बॉडी है शेपलेस है, कोई शेप ही नहीं रहेगा. उसी तरह से बिना डेट्स के हिस्ट्री जो है वो शेपलेस है, उसका कोई आधार नहीं है और कुछ भी उसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इवेंट जो है, कौन सी घटना जो है किस टाइम में हुआ है. एग्जाम्पल के लिए ईयर 1526 जो है वो इंडियन हिस्ट्री में लैंडमार्क है, क्योंकि 1526 में सल्तनत पीरियड जो था दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ था और मुग़ल पीरियड के स्टार्टिंग हुई थी. इस टाइम बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुग़ल पीरियड की नींव रखी थी. तो इसलिए डेट्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है हिस्ट्री में. और बिना डेट्स के हिस्ट्री जस्ट लाइक बिना स्केलेटल सिस्टम के बॉडी के समान है. तो ये जो डेट्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि उस टाइम जो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और रिलीजियस क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ समाज में, आर्थिक स्थिति में, सांस्कृतिक और धार्मिक में क्या किस समय में क्या चेंजेस हुए. तो ये हमें डेट से ही पता चलता है कि कितने समय तक किस टाइप का कल्चर था, इकोनॉमिक कैसी थी, सोशल कैसा था, लोगों का समाज कैसा था, सामाजिक जो रहन सहन था वो कैसा था, और धार्मिक जो आधार है वो क्या था. और भी सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कौन से टाइम में क्या बना था, किस चीज़ का निर्माण हुआ था. जैसे कि अकबर का जो शासन था 1556 से 1605 तक, तो इस टाइम बहुत सारी चीज़ें बनी थी जो कि अकबर ने बनाया था और कुछ डेवलपमेंट भी हुए थे. जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो शहर है तो उसकी नींव रखी थी, उसकी स्थापना की थी और उन्होंने इबादत खाना भी बनवाया था. फिर उनके टाइम में टोडरमल के द्वारा रिवेन्यू रिफॉर्म यानी कि जो कर सुधार जो नीति थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी. उसी टाइम 1580 में फर्स्ट क्रिश्चियन मिशन जो था वो मुग़ल कोर्ट के द्वारा रिसीव किया गया था. इबादत खाना 1575 में बनाया गया था. 1572 में गुजरात जो था, गुजरात पे अकबर की जीत हुई थी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें डेट्स से ही पता चलती हैं और बिना डेट से ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में भी नहीं आती कि कौन सी घटना जो है वो पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी. तो इसलिए डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं. नाउ व्हाट इज़ पीरियडाइजेशन. तो हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू broad time period on the basis of some distinctive characteristic. This is called periodization. यानी कि हिस्टोरियन ने, इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को या फिर कह सकते हैं हिस्ट्री को एक ब्रॉड टाइम पीरियड में कुछ जो
कुछ विशेषता के आधार पे उन्होंने ब्रॉड टाइम पीरियड में बांटा और इसी को पीरियोडाइजेशन कहते हैं। जैसे कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को रिलीजन के आधार पे बांटा और रिलीजन के आधार पर इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा। फर्स्ट जो एंशिएंट पीरियड था, हिंदू पीरियड, क्योंकि इस टाइम जो मोस्ट ऑफ जो रूलर्स थे वो हिंदू रूलर थे एंशिएंट टाइम में इंडिया में, तो उसको उन्होंने हिंदू पीरियड का नाम दिया। उसके बाद मिडीवल पीरियड को उन्होंने मुस्लिम पीरियड का नाम दिया, क्योंकि इस टाइम जो थे अधिकतर जो रूलर्स थे वो मुस्लिम रूलर्स थे। उसके बाद उन्होंने मॉडर्न पीरियड को ब्रिटिश या क्रिश्चियन पीरियड, क्योंकि इसी समय अंग्रेज़ों का इंडिया में आगमन हुआ था। इंडिया में अंग्रेज़ आए थे और उन्होंने अपना शासन यहाँ पे जमाया। यहाँ पे उन्होंने वो शासन कर रहे थे, तो इसलिए उस टाइम को चूँकि अंग्रेज़ों का जो ब्रिटिश लोगों का जो रिलीजन था वो था क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म, तो इसलिए जेम्स मिल ने इसको क्रिश्चियन पीरियड में बांटा। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद इंडियन हिस्टोरियंस ने, जो भारतीय जो इतिहासकार थे, तो इन्होंने इस रिलीजन बेस्ड डिवीज़न को नहीं माना और उन्होंने इंडिया को सोशल, इकोनॉमी, कल्चरल चेंजेस और पॉलिटिकल चेंजेस के आधार पे उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री को बांटा। उन्होंने एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न पीरियड में बांटा इंडियन हिस्ट्री को। तो आप लोग 8th क्लास में आप लोगों को मॉडर्न पीरियड्स के बारे में पढ़ना है। आप लोगों ने 6th क्लास में एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ा, 7 में मिडीवल पीरियड के बारे में पढ़ा और अब आपको मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ना है। तो ये जो इंडियन जो हिस्टोरियन थे, जो भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न पीरियड। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोलोनाइजेशन। व्हाट इज़ कोलोनाइजेशन? कोलोनाइजेशन मीन्स द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सब्जुगेशन ऑफ अ रीजन बाय अ फॉरेन कंट्री। यानी कि कोलोनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से अधीन कर लेना दूसरे कंट्री को, विदेशी कंट्री को। मतलब कि कोई विदेशी कंट्री है, जैसे कि जो इंग्लैंड था, उन्होंने इंडिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सब्जुगेशन कर लिया था, यानी कि राजनीतिक को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और जो आर्थिक गतिविधि थी, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि दोनों को अपने कब्जे में ले लिया था। और वो जो चाहते थे, जो भी चेंजेस करना चाहते थे, वो जो सुधार करना चाहते थे या फिर जो भी दबाव डालना चाहते थे, जो भी अपने फ़ायदे के लिए वो ज़्यादा काम करते थे, अंग्रेज जो थे। तो ये कोलोनाइजेशन कहलाता है। क्या होता है कोलोनाइजेशन? तो फॉरेन कंट्री द्वारा किसी और कंट्री में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सब्जुगेशन कोलोनाइजेशन कहलाता है। और वो रीजन जो कोलोनाइज्ड होता है उसको कॉलोनी कहा जाता है। तो जब मॉडर्नाइजेशन जब यूरोप में स्टार्ट हुआ, तो कुछ यूरोपियन कंट्री जो थे, वो यूरोपियन कंट्री ने वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में, मतलब अलग अलग जगहों पे उन्होंने कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। और इंडिया जो था 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश कॉलोनी बना था। तो इन सब चीज़ों, अंग्रेज़ों ने यहाँ कॉलोनी क्यों बनाया? क्योंकि इंडिया जो था उस टाइम सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इंडिया में इंडिया हमारा जो था, हमारा देश जो भारत है, वो बहुत ही उस टाइम भी बहुत ही फला फूला था, अमीर
हुआ था, लोगों के लूट करके ले जाने के बाद भी कई ऐसे रूलर्स आए बाहरी जिन्होंने इंडिया को लूट कर ले भी गए। उसके बाद भी हमारा जो इंडिया था वो सोने की चिड़िया ही था। और यहाँ पे अंग्रेज़ों के लिए, यानी कि दूसरे देशों, समझ सकते हैं कि दूसरे देशों के लिए यहाँ पे व्यापार का बहुत ही ज़्यादा स्कोप था और यहाँ पे वो लाभ कमा सकते थे, फ़ायदे उठा सकते थे यहाँ से। तो इसलिए इन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जो सोर्स मटेरियल है वह उनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। सोर्स मटेरियल क्या होता है कि जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन से टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम के लोग कैसे मकान बनाते थे, किस टाइप की खेती करते थे, किस तरह से रहते थे और क्या क्या चीज़ें जो थे वो करते थे। तो इस आधार पर सोर्स मटेरियल जो है दो पार्ट्स में बांटे गए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि ओरिजिनल, प्राइमरी जो सोर्स मटेरियल है उनको ओरिजिनल सोर्स मटेरियल बोला जाता है और सेकेंडरी सोर्स मटेरियल को डेरिव्ड सोर्स मटेरियल बोला जाता है, क्योंकि प्राइमरी जो होते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं और सेकेंडरी जो होते हैं किसी और के द्वारा लिए गए होते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, यानी कि वो रिमेन्स, वो अवशेष जो पहले के ज़माने में, मतलब वो मकान वगैरह के जो रिमेन्स है, अवशेष हैं, जो टूटे फूटे अवस्था में अभी भी हैं या फिर अच्छी अवस्था में भी हैं कुछ, तो उनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, उनके टाइम के बारे में पता चलता है। फिर है बुक्स से उस टाइम के लिखे गए बुक्स को पढ़कर भी हमें उस समय की जानकारी होती है, जिस समय में वो लिखा गया है, जिस चीज़ के बारे में लिखा गया है। फिर आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स, इन सब चीज़ों को पढ़कर भी हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद है पेंटिंग्स, जैसे हमें भीमबेटका में, जो कि मध्य प्रदेश में रॉक पेंटिंग है, तो उस समय प्राचीन काल के बारे में ये पता चलता है कि लोग उस टाइम कैसे रहते थे, किस टाइप से रहते थे। और फोटोग्राफ्स, वीडियो टेप्स और ओरिजिनल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइमरी सोर्स मटेरियल हैं और इनसे हमें हिस्ट्री की रियल जानकारी मिलती है। सेकेंडरी सोर्स मटेरियल क्या है? तो रिपोर्ट्स, रिव्यू और बुक्स। रिपोर्ट्स क्या होते हैं? तो जो उस टाइम में जो भी चीज़ें घटित हुई तो उस पर कुछ रिपोर्ट बनाया गया, उसके बारे में लिखा गया, तो उसको रिपोर्ट कहेंगे। रिव्यू क्या है? तो किसी भी चीज़ को पढ़ करके अपने विचार को देना, रिव्यू। और बुक्स भी जो हैं, कुछ बुक्स जो हैं इसमें प्राइमरी सोर्स मटेरियल में भी आते हैं और कुछ बुक्स जो हैं सेकेंडरी सोर्स मटेरियल में भी आते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स मटेरियल को पढ़ करके या भी किसी और चीज़ के बारे में समझ करके जो बुक्स को बाद में लिखा गया उसको वो सेकेंडरी सोर्स मटेरियल होगा। तो ये था आपका चैप्टर 1